हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारे 3 लेक्चर हो चुके डायमेंशन पे, ये 4th है। इसमें सबसे पहले आपको नोट करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पेशली याद कर लेना व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा किसी भी इक्वेशन में जब हम इक्वल टू निशान लगाते हैं या किसी भी रिलेशन में, तो इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं। पर इसमें हम ये कहेंगे कि भाई किसी भी फिजिकल रिलेशन में दोनों अगर किसी रिलेशन में इक्वल टू है, इसका मतलब दोनों साइड में फंडामेंटल यूनिट्स की पावर इक्वल होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि वर्क इक्वल टू एनर्जी और फिर ए बी सी अलग अलग लेके हम पुट करें, ऐसा नहीं बेटा। पिछले जो रिलेशंस थे उसमें हमने डायमेंशन लिया था, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई a b c हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये रिलेशन है कोई, ये रिलेशन डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है। कोई भी रिलेशन है, अगर इस टाइप का ऐसा कोई रिलेशन है, तो इन रिलेशन की दोनों साइडों की मास, लेंथ और टाइम की पावर्स सेम होनी चाहिए। इस बात को हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, these are not the dimension formula, these are the dimension of a fundamental quantities means power of mass, length and time on both side of a relation, both side of a equation must be equal. For example, if he gives us any relation, for example must be same in a physical relation। बेटा ये हमें उसने एक रिलेशन दे दिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि ये रिलेशन जब वैलिड है जब a इक्वल टू x, b इक्वल टू y और c इक्वल टू z हो, तभी ये रिलेशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद बेटा ये नोट कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम या मस्ट बी इक्वल या मस्ट बी सेम इन ए फिजिकल रिलेशन। ये फिजिकल रिलेशन दे दिया। इस फिजिकल रिलेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने ये बताया कि a मस्ट बी इक्वल टू x, b इक्वल टू y, क्योंकि m की पावर a है, यहाँ m की पावर x है, तो a और x बराबर होने चाहिए। यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर y है, तो b और y सेम होने चाहिए। ये t की पावर c, ये t की पावर z, तो c और z इक्वल होने चाहिए। This is called the principle of homogeneity। अब इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन बेटा हो सकता है बुक में उसे पहले दे रखा हो, या नंबरिंग नहीं कह रहा हूं मैंने पहले ही आपको एप्लीकेशन बताई थी कि भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना। दूसरी बताई थी यूनिट कन्वर्ट करना एक सिस्टम से दूसरे में। ये रिलेशन है टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टू ड्राइव ए फॉर्मूला
या टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। बस इसमें ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें हैं तो छोटी सी और आपको पता भी है सारी, बुक्स वाला इसको लिखेगा भी नहीं, पर ये बात आप एक अलग से नोट कर लो कि अगर मैं आपको कोई रिलेशन ये बताता हूं कि भाई x इक्वल टू दिस है, ए बी सी डी पता नहीं क्या क्या है, x इक्वल टू ए स्क्वेयर बी बाई सी क्यूब डी की पावर 1/2। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर a को इंक्रीज कर दें तो x इंक्रीज होगा, a को डिक्रीज कर दें तो x डिक्रीज होगा, पर कितना होगा ये ध्यान देना है कि अगर मैं a को डबल कर दूं, a को डबल कर दिया तो आपको ये नहीं कहना, क्योंकि बेटा आपकी स्टार्टिंग है 11th की, आपको ये नहीं कहना कि x डबल हो जाएगा ना, x बिकम्स 4 टाइम्स, x बिकम्स 4 टाइम्स। ये बहुत छोटी सी बात है, x इक्वल टू ए स्क्वेयर बी सी क्यूब डी की पावर 1/2। इफ a बिकम्स डबल, a को डबल कर दिया तो बेटा a का स्क्वायर है, जब यहां a की जगह 2a लिखेंगे हम तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो a डबल किया तो x 4 टाइम्स बढ़ गया, b डबल किया तो x डबल ही होगा। अगर a को 3 गुना कर दें 3 टाइम्स तो x कितना हो जाएगा, x अगर a को 3 टाइम्स कर दें तो x 9 टाइम्स हो जाएगा। a का स्क्वायर है ना बेटा, 3a लिखेंगे 9, b को 3 टाइम्स करें तो x 3 टाइम्स। अब यहां पे आओ, अगर c को डबल कर दें, इफ c बिकम्स डबल देन x बिकम्स बोलो शाबाश 1/8, x बिकम्स 1/8। ये c क्यूब है ना बेटा, c क्यूब, अगर हम इसका डबल करेंगे 2c, 2 का क्यूब 8, ये बढ़ाने से ये घटेगी इसलिए ये 1/8 हो जाएगी। अगर मैं d को 4 टाइम्स कर दूं, d को 4 टाइम्स, कोई बात नहीं लिखने में, d को मैंने 4 गुना कर दिया 4 टाइम्स, तो x कितना हो जाएगा 1/2, x बिकम्स 1/2, क्योंकि यहां पे जब मैं 4 पुट करूंगा 4 का √2, x बिकम्स 1/2। ये जनरल बात है, इसको तो आपने फिजिक्स में एक बार नहीं पता नहीं हजारों बार, कितनी बार आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये जनरल बात ले ली कि अगर x इक्वल टू ए स्क्वेयर बी है और नीचे c क्यूब डी की पावर 1/2 है, तो जो ऊपर वाली चीजें हैं वो बढ़ाने से x बढ़ेगा, इनके घटाने से x घटेगा, इनको बढ़ाने से x घटेगा, इनको घटाने से x बढ़ेगा, और कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट डिपेंड्स ऑन द पावर, दैट डिपेंड्स ऑन द पावर, बाय हाउ मच पावर ए फिजिकल क्वांटिटी एंटर्ड इन पर्टिकुलर रिलेशन। अब ये जो डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इनको मैं आपको इनकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा, साफ बस न्यूमेरिकल। जैसे कोई हमें ये कहता है इफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, इफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम
ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड ए रिलेशन, फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड। ऐसे न्यूमेरिकल देगा बेटा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दे देगा और ये बता देगा कि ये क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में क्या बताया उसने कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पर ये नहीं बताया कि भाई डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है, स्क्वायर में आता है या क्यूब में आता है या अंडर रूट में आता है, ये हमें निकालना है। बस ये क्वेश्चन है, ये इसकी एप्लीकेशन है। भाई वो डायरेक्ट हमें बता देगा कि ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है। तो बेटा इनका सॉल्यूशन कैसे करना है कि T प्रोपोर्शनल टू L, L की पावर A। फिर वही बात, ये A डायमेंशन नहीं है, हमने ली है पावर। भाई L की पावर A पे डिपेंड करता है। जब L पे डिपेंड करता है तो L की कुछ ना कुछ पावर तो आएगी, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे वो 3 हो। दूसरा उसने कहा कि T प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पावर ले ली B, 2 पे डिपेंड की। हमने ये दोनों रिलेशन लिख लिए, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, प्रोपोर्शनल टू L की पावर A एंड G की पावर B। थर्ड स्टेप में प्रोपोर्शनल का निशान हटा के कांस्टेंट लगा देंगे और इस कांस्टेंट को बोलेंगे कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी। दिस K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बेटा हर एक में ये ही बात लिखनी है तुम्हें कि भाई जो जिन जिन पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करेगी उनकी पावर लेके ये रिलेशन ले आना है। अच्छा एक बात और, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इस डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस की लिमिटेशन क्या है। इसलिए आपको पहले तो यहां तक आने के बाद, अब मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा, इसको आगे दोनों साइडों में आपको लिखना है पुट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। या इस बात को लिखना नहीं, मैं बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों साइडों में है, पुट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दिए। टी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम पीरियड है m0 L0 T1 इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। लेंथ m0 L1 T0 रेज टू पावर A इंटू एक्सेलरेशन पता है आपको m0 L1 T-2 रेज टू पावर B, क्योंकि G की पावर B ली है। दोनों साइडों के डायमेंशन पुट करके फिर इसको फर्दर सोल्व कर दो। m0 L0 T1 इक्वल टू प्रोडक्ट है m की पावर 0 L की पावर A प्लस B T की पावर -2B। बेटा फॉलो कर ली ना मेरी बात, ये m की पावर 0 की पावर A है, ये m की पावर 0B है, तो यहां m की पावर 0,
एल की पावर ए, एल की पावर बी, प्रोडक्ट है ए प्लस बी, टी इक्वल टू -2b। अब बेशक लिख दो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मैंने अभी बताई थी आपको होमोजेनिटी, क्या लूं बताओ? m की पावर 0, ये भी 0, ये l की पावर a प्लस बी है, यहां l की पावर 0 है, ये t की पावर -2b है, यहां t की पावर 1 है। इन दोनों इक्वेशन से यहां से आ गया b इक्वल टू -1/2, इसमें पुट किया, a प्लस बी 0 है, b की वैल्यू पुट की -1/2, तो a आ गया 1/2। बस ये है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सब, आपको पावर निकालनी है। फिर पुट कर दिया कि t इक्वल टू k, l की पावर a है 1/2, g की पावर b थी, b है -1/2, इसलिए ये रिलेशन हो गया k अंडर रूट l/g। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से हमने इस t की वैल्यू निकाल ली कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज k इंटू अंडर रूट l/g। बस अगर आप इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पर याद अगर है हमारे कि भाई ये जो इसके फॉर्मूले में k की जगह 2π आता है, तो आप ये लिख दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, पर साथ में ये और लिख देंगे कि इस डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है कि भाई हम इसकी एप्लीकेशन से इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू याद है लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। बेटा ये एप्लीकेशन हो गई, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इफ ए गिवन क्वांटिटी, पता हो कि भाई ये गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दीज क्वांटिटीज। एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं इसका आपको कि इफ फोर्स, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं हम, पर अगर वो ये कह दे कि इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करने में, सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे हमारी अर्थ को सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स यूज हो जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, ये न्यूमेरिकल है जो उसने दिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। If centripetal force depends upon mass, velocity and radius of circle, then derive a relation of centripetal force. Derive a relation for centripetal force. बेटा सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं, जितने भी बुक में दिए हुए हैं। आपको बस ये एप्लीकेशंस करनी है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। फर्स्ट सॉल्यूशन में F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a प्रोपोर्शनल टू v की पावर b प्रोपोर्शनल टू r की पावर c, 3 पे किया उसने।
हमने तीनों को पुट कर लिया भाई। मास का तो ये तो पता है डिपेंड करती है, पर कितनी पावर से डिपेंड करती है बेटा ये नहीं पता ना। ये पता है कि डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, पर कितनी पावर से, ये हमने VBC ले ली। फिर F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, देन F इक्वल टू कांस्टेंट k, m की पावर a, v की पावर b, r रेज टू पावर c। ये रिलेशन आ गया। उसके बाद बताओ क्या करोगे? इसके बाद दोनों साइडों के डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दो, दोनों साइडों के डायमेंशन फॉर्मूले। F का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। K का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, ये मास है तो m1 l0 t0, या बेशक सिर्फ m1 लिख के की पावर a कर लेते तब भी कोई पूछने वाला नहीं। v m0 l1 t माइनस 1 की पावर b, और रेडियस है, लेंथ है, तो m0 l1 t0 की पावर c। बेटा ये रिलेशन के बाद दोनों साइडों से m1 l1 t माइनस 2 ये फोर्स है, उस साइड में m की पावर जोड़ो, m की पावर a आएगा, l की पावर जोड़ो l0 l1b प्लस c। बेटा ये तो मैथ है, आपको करना ही है। इसमें l0 है, ये l1b l1c ऐड करके l की पावर b प्लस c, t की पावर 0 माइनस b, ये 0, t की पावर माइनस b। इजी हो गया। दोनों साइडों की पावर कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, l की पावर b प्लस c इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन, t की पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस b थर्ड इक्वेशन। थर्ड से b इक्वल टू 2 आ गया, ये a इक्वल टू 1 है, इसमें वैल्यू पुट की b की जगह 2, तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 1। अब f इक्वल टू k कांस्टेंट, m किसकी, m की पावर क्या थी a, m की पावर a की पावर 1, v की पावर b ली थी 2, r की पावर c ली थी माइनस 1। सो f इक्वल टू k m v स्क्वेयर बाई r। k की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, पर k की वैल्यू इस केस में 1 होती है, इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया f इक्वल टू m v स्क्वेयर बाई r। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा f का। एक लिमिटेशन पता चल गई कि भाई अगर कोई हमें ये कह दे कि कोई रिलेशन डिराइव करो, तो हम कह देंगे रिलेशन निकाल लेंगे, पर इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक तो ये ड्रॉबैक हो गई डायमेंशन की। दूसरी ड्रॉबैक ये कि अगर ये क्वांटिटी किसी ऐसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाए जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ना हो। हमने की थी डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट और नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। मान लिया मैं यहां पे ये कह दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंगल पे डिपेंड करती है, ये कहते ही हम ये रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे।
और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो मैं नोट करवा देता हूं, वी कांट डिराइव ए रिलेशन, नोट करो, वी कांट डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन if a physical quantity, if a physical quantity depends upon more than three quantities, एक ये है भाई, देखो ये मैथ कहता है कि भाई आप जितने वेरिएबल हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन चाहिए। ए बी सी कांस्टेंट है, कोई हमें कह दे इन तीनों को सॉल्व करो, तो हम ये कहेंगे ना 3 इक्वेशन प्रोवाइड करवाओ भाई, जब कर पाएंगे। तो अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर जाए तो हमें किस x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, r की पावर d ये लेने पड़ेंगे। मान लिया कोई कह दे कैपिटल Y डिपेंड्स अपॉन x, y, z, r, तो इस साइड में हमारे 4 वेरिएबल आ गए a b c d, और इक्वेशन हमें 3 मिलेंगी क्योंकि हम मास, लेंथ और टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, और उन पावर को कंपेयर करने पे हमें इक्वेशन प्रोवाइड होंगी 3। इसलिए अगर वो ये कह दे कि भाई ये क्वांटिटी 4 पे डिपेंड करती है, तो हम ऐसा रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से या डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशन करके हम कोई ऐसा रिलेशन नहीं निकाल सकते जिसमें कोई ये कहे कि भाई ये क्वांटिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है, मजबूरी है बेटा। उसके बाद आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। कल इस डायमेंशनल वाले का मैं लास्ट टॉपिक लूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। आज मैं तुम्हें 4th एप्लीकेशन और करवा देता हूं इसकी। 4th एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस, सॉरी बेटा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, to check the dimensional correctness of a physical relation। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, कोई फिजिकल रिलेशन है, उसकी हमें डायमेंशनली प्रूव करना है कि भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। उसके लिए वी शुड check the dimensions of left hand side must be equal to dimensions of right hand side। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि भाई ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली राइट। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल लिखो, चेक द एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी, या चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। आसान बता रहा हूं मैं आपको, ऑफ ए रिलेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हमें डायमेंशनली चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन सही है या गलत। बेटा फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन में
लेफ्ट हैंड साइड लेके एस डिस्टेंस है, इसको लिख दोगे आप M0L1T0। पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड में अगर एस से ज्यादा होते वो भी ले लेते, पर सिर्फ एस दिया हुआ है तो हमने इस एस का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। राइट हैंड साइड पे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख ये बात पक्की है, अगर ये दोनों ऐड है तो इन दोनों के डायमेंशन सेम है, नहीं तो ये गड़बड़ है सारी। u का डायमेंशन पुट करेंगे, M0L1T-1 वेलोसिटी है। टाइम का डायमेंशन पुट करेंगे M0L0T1, या सिंपल यहां पे जस्ट T1 कर दो, प्लस 1/2 का डायमेंशन नहीं होता, a का डायमेंशन M0L1T-2 एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन T स्क्वायर M0L0T स्क्वायर इक्वल टू ये ऐड करो, ये क्या है, ये M0L1T0, ये t की पावर -1, ये t की पावर 1, प्लस M0L1T0 इक्वल टू, यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा ये है, इन दोनों को ऐड करके ये ही लिख दो कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उसी का डायमेंशन मिलता है ना। पर कोई बुक वाला ऐसे करके कि भाई ये 2 हो गए, 2 1 1 2, और फिर इस 2 का डायमेंशन होता नहीं, ये लिख दिया। ज्यादा अच्छा ये है कि भाई जैसे L प्लस L इक्वल टू L डायमेंशनली, L माइनस L इक्वल टू नॉट 0 इक्वल टू L डायमेंशनली, इसलिए दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब कह देंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड equal to right hand side, and thus this relation is dimensionally valid. This relation is dimensionally valid। बेटा ये फोर्थ एप्लीकेशन हो गई कि भाई हमें किसी रिलेशन की लेस चेक करनी है कि भाई ये रिलेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाले, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाले, दोनों सेम आ गए। इट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्टनेस। अब दूसरी बात, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि भाई इनकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, मैंने आपको अभी क्या करवाया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आप सबको पता है कि ये फिजिक्स की इक्वेशन है मोशन की, और वैलिड है ये इक्वेशन, पर हमने इसको चेक कर लिया डायमेंशनली। अब अगर मैं आपको इसको ये कह दूं किसी क्वेश्चन में कि 4S इक्वल टू 2UT प्लस AT स्क्वायर, ध्यान से देखो 4S इक्वल टू 2UT प्लस AT स्क्वायर, check this equation dimensionally, find out the correct dimensional correctness of this equation। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली सही आएगी बेटा, दिस इक्वेशन विल बी डायमेंशनली राइट। दोनों साइड में, इस साइड के भी और इस साइड के भी, दोनों के, लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर होंगे पक्का, पर ये इक्वेशन डायमेंशनली राइट है, पर दिस इक्वेशन इज फिजिकली, मतलब फिजिकली लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि ये 4 नहीं आना चाहिए, ये 2 नहीं आना चाहिए, और यहां 1/2 आना चाहिए। इसलिए हम लिमिटेशन में एक चीज ये भी लिख देंगे कि भाई डायमेंशनल की लिमिटेशन ये है कि हम ये तो पता कर सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली सही है या डायमेंशनली रॉन्ग है, पर उससे ये नहीं पता कर सकते कि दिस इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग और फिजिकली राइट। ठीक है बेटा, ये 2 लिमिटेशन हो गई इसकी आज, 2 नहीं 3। एक तो ये कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, दूसरा ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर जाए उसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर जाए उसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। और थर्ड ये कि जो इक्वेशन डायमेंशनली सही है दैट मे बी फिजिकली रॉन्ग। बेटा उसके बाद एक और मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं जिसमें वो ये कहता है कि चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन V इक्वल टू π/8 PR4 बाई ईटा L। ये आपकी बुक में है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1-2 दिक्कत आएंगी। उसमें सबसे पहली बात ये कि वो ये बताएगा कि V इज द रेट ऑफ फ्लो, ये तो वो खुद बताएगा। V इज द रेट ऑफ फ्लो, P इज प्रेशर, प्रेशर, L लेंथ ऑफ द पाइप, किसी पाइप की लेंथ है, लेंथ ऑफ पाइप। अरे हमें पता है जब हम किसी पानी की पाइप है जैसे उस पे प्रेशर लगाते हैं, P प्रेशर, तो उसमें पानी फ्लो करने लगता है। N, ये N नहीं है, N का ये नीचे बढ़ाने पे इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। इसे याद करना है, जैसे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, दिस इज ईटा कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। बेटा पूरा एक चैप्टर है हमारे पास विस्कोसिटी का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब किसी लिक्विड का फ्रिक्शन। जैसे आपने सुना है, जनरल सी बात है, पानी फर्श पे डाल दे तेजी से फ्लो करेगा शहद के मुकाबले, अगर शहद डाल दे तो। इसलिए हम ये कह देते हैं कि हनी इज, हनी शहद, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है अपोजिट, जिसका फॉर्मूला ये है, ये अपोजिट फोर्स लगती है, उसका फॉर्मूला है ये F इक्वल टू माइनस ईटा, फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, dV/dx, ये बाद में करोगे आप, पर ये D का मतलब नहीं, सिर्फ ये वेलोसिटी और ये नीचे x डिस्टेंस है। इस फॉर्मूले का आप बस यहां पे इस क्वेश्चन में मैं आपको ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ले रहा हूं, F इंटू
dx बाई a dv। जैसे मैंने आपको कल या परसों वाले लेक्चर में g का डायमेंशन बताया था कि भाई इसे क्रैम करना है ऐसे कि ये -1 L3t-2 है, ऐसे यहां पे ईटा f dx a dv। तो ईटा क्या बना, f m1 L1 t-2 ईटा dx मतलब L, अरे ये फोर्स की जगह a एरिया, dv L t-1 इक्वल टू m1 L स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये L ऊपर L-1, t ये ऊपर चला गया t-1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज m1 L-1 t-1। ये अब इसको हमने चेक करना है कि भाई इट इज डायमेंशनली रॉन्ग और राइट। क्या लिखें, लेफ्ट हैंड साइड v है, v, और बस एक गलती नहीं करनी, इस v को वॉल्यूम नहीं मानना, क्योंकि उसने कहा है ये दिस v इज द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि L3t-1 रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। बेटा जो वो कह दे, आप ये कहोगे नहीं हम तो v को वॉल्यूम लेते हैं, पर जब वो यहां ये कह रहा है कि v इज द रेट ऑफ फ्लो, तो आपको v को ये ही लेना पड़ेगा m0 L3t-1। फिर राइट हैंड साइड क्या है, π/8 PR4 बाई ईटा L इक्वल टू π/8 0 P प्रेशर बताओ, फोर्स बाई एरिया है, फोर्स बाई एरिया, ये प्रेशर, अरे कल भी आया था प्रेशर का, तो प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी R4 L⁴ डिवाइड बाई ईटा, ईटा कितना है m1 L-1 t-1 इंटू L, ये L हो गया बेटा, इक्वल टू, सॉल्व करो, m कैंसिल, m⁴ L, ये L4, ये इससे कैंसिल, ये ऊपर चला गया L⁴ t-2, एक t नीचे, t⁻⁻1 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली वैलिड या डायमेंशनली करेक्ट बाई चार। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये फिजिकली भी वैलिड है, फिजिक्स में भी ये सही है, पर ये लिमिटेशन है इसकी कि भाई हम जरूरी नहीं है बता सके। बेटा कल इसका लास्ट लेक्चर होगा डायमेंशन का, 5 हो जाएंगे आपके, 5 डायमेंशंस के लेक्चर अच्छी तरह चेक कर लो, 1-2 बार और सुन लो। डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स बेटा।